जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिजयस में द सर्कल ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैंने आपको कहाँ तक बताया था, बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। तो आज जो है हम उसके आगे का शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि मगध का उत्कर्ष। ठीक है, थोड़ा सा हम 16 जनपद के बारे में जो है पढ़ेंगे। अब प्राचीन काल में आपको बताया ये होगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो नगर लोग यानी जन समूह है, जनों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। अब आपको ही पता होगा कि सबसे पहले ग्राम बनेगा, ठीक है, फिर कोई बस्ती, फिर कोई मोहल्ला, फिर कोई कॉलोनी। तो इस तरह से जो है क्षेत्रों में जगह जगह कुछ नाम रखे गए। ठीक है, फिर इसमें जो मगध का जो इतिहास है वो यानी वो सबसे ज़्यादा उसका जो है साम्राज्य का विस्तार हुआ। आइए फिर उस मगध के बारे में जो है मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, मगध का उत्कर्ष क्यों हुआ और क्या कारण थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जो है हम जानकारी ले लेते हैं। कि जैसे कि ये जो 600 BC में क्या थे, ये सारे आपके महाजनपद थे। ठीक है, यानी हम जो बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, उस समय क्या थे, लगभग 16 महाजनपद थे या महाजनपद बनने की कगार पर थे। ठीक है, यानी पहले मगध का कुछ साम्राज्य विस्तार हुआ, फिर वो अन्य राज्यों में फैला, वहाँ कुछ नए नए राज्य बने। तो इस तरह से हमें जो है ये समझना होगा। अब सबसे पहले प्रमुख महाजनपद की कौन से, जो 4 प्रमुख महाजनपद थे, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ठीक है दोस्तों, जो 16 महाजनपदों में से है, ये जो 4 महाजनपद हैं ये हम प्रमुख मानते हैं। अब प्राचीन काल में जो मगध की राजधानी थी वो कौन थी, आपकी गिरिव्रज थी। ठीक है दोस्तों, बाद में इसका जो नाम है वो क्या रखा गया, राजगृह रखा गया। और फिर इसे बदल के, यानी ये सिर्फ गिरिव्रज से और राजगृह इसके नाम में चेंज था, जगह वो सेम ही थी। और बाद में फिर पाटलिपुत्र, फिर यानी इसकी जगह भी स्थापित कर दी गई। तो मगध की नई राजधानी क्या बनी, पाटलिपुत्र बनी, जो कहाँ पे है, उत्तर से गंगा और पश्चिम से सोन नदियों के संगम पे है। अब सबसे पहले कि मगध में ऐसी क्या बात थी कि जो उसका साम्राज्य विस्तार हुआ, वहाँ लोगों की बसासत दिन पे दिन बढ़ती गई। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी कहीं पे पानी, खनिज संपदा, ठीक है, कुछ अगर मिलेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, लोग रहा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी तो नदी किनारे जो है आदि मानव बसा करते थे। उसी तरह जो मगध की जो भूगोल था वो कैसा था, एक तो ये चारों 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ऊपर से वहाँ यानी नदी वगैरह भी खूब अच्छी बहती थी। ठीक है, लोहा यानी खनिज वगैरह भी मिलते थे। तो जिससे क्या हुआ कि राजा को जो है कर लोगों, अब जो वहाँ का प्रमुख था वो राजा बना, वो लोगों से कर वसूलने लगा, उसने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई। तो इस तरह से जो है अब सैन्य क्षमता क्या करेगी, लोगों को कंट्रोल करेगी। तो इस तरह से जो है एक साम्राज्य का जो अधिकार है फिर वो अन्य साम्राज्यों पे भी फैलेगा। तो इस तरह से जो है मगध का धीरे धीरे उत्कर्ष होता चला गया। अब खनिज क्या मिलते थे वहाँ पे, खनिज एक तो मगध में, यानी हाँ मगध में आपको लोहा मिलता था। ठीक है, ये आपका ये अवंती में, यानी कि आज के टाइम में हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, तो और उज्जैनी, तो यहाँ पे सारा क्या मिलता था, लोहा मिलता था। तो अब लोहा से क्या बनते थे, अस्त्र शस्त्र बनते थे, नए औजार बनते थे, बर्तन बनते थे। तो इस तरह से जो है कि अब यहाँ पे जो खनिज संपदा है, अपार लोहा मिला है। तो इस तरह से जो यहाँ पे है व्यापार फैक्ट्रियों का उद्गम होता चला गया। एक कारण ये भी था मगध के उत्कर्ष का। अब दूसरा समृद्धि, समृद्धि कैसे हुई वहाँ की, अब व्यापार है, हमारे पास कृषि हैं, पशुपालक हैं, ठीक है, हाथी है और घोड़े वगैरह हैं। तो अब क्या हुआ कि राजा जो है अब ज़्यादा टैक्स वसूलने लगा। अब धीरे धीरे क्या हुई, सेना बढ़ती गई राजा की। ठीक है, और अब ज़्यादा खनिज संपदा आई तो लोग जो है ज़्यादा रहने लगे। ठीक है, फिर और क्षेत्र विस्तार हुआ। ठीक है, फिर जो क्षेत्र है मगध के चारों ओर फैलता चला गया और धीरे धीरे मगध का उत्कर्ष होता चला गया।
ठीक है। अब लोग जो फैलते गए, अब ज़ाहिर सी बात है कि सेना भी बढ़ती जा रही होगी राजा की, क्योंकि उसे जो है कर ज़्यादा मिलने लगा। अब वो यानी उन्हें ज़्यादा बेहतर अस्त्र शस्त्र, खाना पीना, वेजेस वगैरह देता था। तो उस तरह से जो है लोगों पे कंट्रोल होने लगा। और जब एक खूब अच्छी जो है मगध की सेना बन गई, तो फिर मगध के राजाओं ने अन्य जगह पर क्षेत्रीय विस्तार की भूमिका अपनाई और अन्य राज्यों को मगध में मिलाने का प्रयास किया। अब शहरों का उदय, ठीक है, इसके कारण अभी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। जैसे जैसे अब खनिज संपदा बढ़ेगी, लोग नई नई जगह पे जाएंगे, बसेंगे, ठीक है, नए नए शहर बनेंगे, उनके कुछ नाम देंगे, तो इस तरह से जो है मगध का जो है उत्कर्ष होता चला गया। अब नींव जो है मगध की वास्तविक संस्थापक जो किसे माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है, ठीक है। बिंबिसार के बाद ये जो थोड़ा सा जो राज्य संभाला है मगध का, ये किसने संभाला है, अजातशत्रु ने संभाला है। और विस्तार किसने किया है इसका, शिशुनाग वंश ने किया है और नंद वंश ने किया है। सबसे ज़्यादा किसने किया, इसमें जो प्रमुख थे उन्हें हम कह सकते हैं महापद्म नंद, ठीक है। तो उन्होंने जो है मगध का जो है विस्तार में काफ़ी भूमिका निभाई है और मगध का जो है उत्कर्ष किया है, ठीक है दोस्तों। अब सोन और गंगा नदी, अब उत्तर में कौन सी है आपकी, सोन है, ठीक है, और वो उत्तर में जो है आपकी गंगा नदी है, और इधर पश्चिम में जो है आपकी सोन नदी है, ठीक है। इधर से भी जो है पुन नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि अब लोग इन्हीं नदियों के किनारे बसा करते थे, खेती करते थे, इन्हें पानी मिल जाता था। तो एक कारण ये भी है कि अब आपने सुना ही होगा कि वहाँ पे जो है ज़्यादातर लगभग बारिश के पानी में बाढ़ वगैरह आ ही जाती है पूर्वी क्षेत्र में। तो एक कारण ये भी था कि लोगों को यहाँ भरपूर पानी मिल रहा था, और जिससे खेती वगैरह, नई नई मिट्टी हर बार खेत में जमा हो जाना और भूमि का अधिक उपजाऊ रहना, ठीक है, और पशुपालन में आसानी होना, तो ये सारे जो है मगध के उत्कर्ष के कारण थे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका मगध था कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, जो हमने भूगोल से, थोड़ा सा कर वसूलने की प्रथा से जो हमने समझा है, तो इन चीज़ों से जो है मगध का उत्कर्ष धीरे धीरे होता चला गया। अब दोस्तों इसमें अब मगध का तो उत्कर्ष हो गया, अब यहाँ पे जो है राजा कौन आया, ठीक है, क्या हमारे पास जो है प्राचीन साहित्यों, ग्रंथों और महापुराणों से जो भी हमें जानकारी मिलती है उसके आधार पर जो है कुछ राजाओं की जानकारी मिलती है, तो वो हम जो है अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश आपने सुना होगा, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, ठीक है, फिर मौर्य वंश। तो इस तरह से जो है वंशों का क्रम जो है बढ़ता चला गया। और हर्यक वंश का अगर हम इतिहास कहें तो हर्यक वंश अब वैदिक साहित्य में जो है एक राजा प्रेमचंद नामक राजा का जो है जिक्र मिलता है, सिर्फ उसी का जिक्र मिलता है, ठीक है। और जो उसकी जो शासन स्थल है वो क्या पहचान की जाती है वहाँ से कि ये मगध का राजा है। लेकिन महाभारत और पुराणों के अनुसार हमें क्या मिलता है, हर्यक वंश की जानकारी मिलती है। तो हर्यक वंश का जो पहले का इतिहास है हम कह नहीं सकते कि वो स्पष्ट है या नहीं है, ठीक है। मगध का जो उल्लेख है पहली बार कहाँ में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में जो है मगध का उल्लेख नहीं है। अब तथापि कोकट किराट नाम की जो जाति थी और इसके शासक प्रेमचंद है, उसका उल्लेख मिलता है, इसमें ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि वैदिक साहित्य में हमें जो है हर्यक वंश का जो है उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। प्रेमचंद नामक एक राजा था, उसका उल्लेख मिलता है। और महाभारत और पुराणों से जो है हमें हर्यक वंश का जो है उल्लेख मिलता है। अब इसकी अब ग्रंथों के अनुसार सबसे ग्रंथों को यानी कि वैदिक साहित्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, महाभारत और पुराण और अन्य ग्रंथों की बात कर रहे हैं कि ग्रंथों के अनुसार सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक राजा वृत्रथ था, ठीक है। वृत्रथ कौन था, वह जरासंध का पिता था एवं वसु वैश्य उपरिचर का पुत्र था, ठीक है दोस्तों। उपरिचर, वसु वैश्य तो उनका वास्तविक नाम है और उपरिचर जो है उनका प्रसिद्धिक नाम है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, वसु वैश्य उपरिचर।
अब मगध की जो आरंभिक राजधानी वो क्या थी? वसुमती थी, ठीक है, या हम कह लीजिए इसे गिरिवज, ठीक है, जो बाद में मैंने बताया उसका नाम राजगृह हो गया। इसका जो स्थापना का जो श्रेय है वो वसु को ही दिया जाता है। अब जरासंध जो है एक पराक्रमी शासक था, इसका जो वध किया था किसने किया था? श्री कृष्ण ने किया था। अब मगध का जो है स्वतंत्र शासन की बात करते हैं कि अब अनार्यों का देश था। एक तो मगध, इसकी आर्य जो है आपको पता होगा कि इधर कश्मीर और हिंदू कुश पहाड़ियों को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। अब यहाँ तक पहुँचने में उन्हें देर लग गई या कम संख्या में पहुँचे, तो हम कह सकते हैं कि मगध जो है ये अनार्यों का देश था, ठीक है, यानी कि जो पूरा प्रभाव उधर कश्मीर या हिमाचल प्रदेश या पंजाब में जो अनार्यों का फैला था, तो इधर की साइड में कम था। दूसरा, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो मुश्किल ही किसी का जो ध्यान है इन राज्यों की तरफ जाता था, और ये जो राज्य है फिर शांति से अपना विस्तार करते चले गए। और जब ये बहुत ही ज़्यादा संख्या में बढ़ गए तो फिर इनसे कोई लड़ने आया तो मगध राज्य ने उन्हें पराजित कर दिया और अपने ही क्षेत्र का विस्तार किया। तो ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि मगध के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। अब एक तो ये अनार्यों का देश था, यानी कि यहाँ पे आर्य प्रभाव कम था। अब जो संस्कृत जो भाषा है वो एक प्रसिद्ध भाषा थी, लेकिन बोलचाल में कम यूज होती थी, यानी कि ये वो एक बुद्धिजीवियों की भाषा थी। अब ब्राह्मण व्यवस्था थी नहीं, ठीक है, यानी कि वर्ण व्यवस्था थी नहीं। उसके बाद आपका बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म ने ये आपका सारा मगध के राज्यों में पाटलिपुत्र, राजगिरी, अवंती, बिम्बिसार से जो है भगवान बुद्ध की अच्छी मित्रता थी। तो यहाँ पे जो बौद्ध धर्म का जो है काफ़ी अत्यधिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। और उससे पहले जो अनार्य के यानी जो आप कह लीजिए ब्राह्मणवाद है, तो उसका जो असर है यहाँ पर कम देखने को मिलता था। अब जब बौद्ध धर्म यानी अपनी जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो कम हुआ या प्रभाव कम हुआ, तो फिर क्या हुआ, ब्राह्मणवाद का प्रसार जो है यहाँ पर बढ़ने लगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो ये है हम कारण समझ सकते हैं। अब संस्कृत जो है बुद्धिजीवियों की जो है भाषा बनकर रह गई थी। अब संस्कृत भाषा में से ही जो है अन्य भाषा निकली, जैसे कि प्राकृत भाषा, पाली भाषा, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन की है, कुछ मॉडिफाइड भाषाएं ही आप कह लीजिए इन्हें संस्कृत की। तो इस तरह से जो है नई नई भाषा जो है बनी। और मगध के जो शासन का है वो वैदिक साहित्य में अलग और पुराणों और महाभारतों में अलग और बौद्ध ग्रंथ में ये मगध शासन का अलग अलग विवरण मिलता है। अब दोस्तों इसमें जो जैसे मैंने कहा है कि ग्रंथों के अनुसार प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, आपका वृत्रथ था, ठीक है। ये कौन था आपका, ये जरासंध का पिता और वसु वैश्य उपरिचर का पुत्र था, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, वसु वैश्य उपरिचर, ठीक है। फिर लिख देते हैं बृहद्रथ। फिर क्या सब लिख सकते हैं, जरासंध। ठीक है दोस्तों, तो आप कह लीजिए ये कौन है, ग्रैंडफादर, फादर एंड द लास्ट सन, ठीक है। इसके बाद जो शासन हुआ किसका हुआ, प्रघोत वंश का हुआ। प्रघोत वंश के बाद कौन आए आपके, शिशुनाग वंश, या आप कह लीजिए हर्यक वंश। और इसके बाद कौन आया आपके, नंद वंश, ठीक है दोस्तों। तो जब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो मैंने ये आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझा दिया है कि कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ, ठीक है दोस्तों।
तो आप ये चीज़ इसमें देख सकते हैं। अब जब वृद्धरथ मारा गया तो क्या हुआ, यहाँ पे परघोत वंश का शासन हुआ। परघोत वंश के शासन के बाद शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। तो इस तरह से जो है यहाँ पर शासन बढ़ता चला गया, ठीक है। जो राजाओं का क्रम था वो ये था। इसके बाद फिर जो है हम अन्य राज्यों का जो है बारी बारी से क्रम पढ़ेंगे और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए मैं पूरा ही एक क्रम से लेकर चल रहा हूँ, कैसे शुरुआत हुई, फिर परघोत वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ठीक है। जो आमतौर पर जो छात्र हैं वो यहाँ से या फिर यहाँ से पकड़ लेंगे कि चाहे उन्होंने कहीं से भी कुछ भी हिस्ट्री पढ़ रखी हो तो यहाँ से उन्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। शुरुआत में अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे क्या हुआ, तो वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब ये तो थी आपकी जो है मगध का उत्कर्ष, ठीक है। वहाँ पे जो शासन वगैरह है वो कैसे हुए, ठीक है। अगली बार जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और तो जो है बिंबिसार। फिर जो है हमारा धीरे धीरे राजाओं का जो क्रम है वो चलता जाएगा। अब मगध का उत्कर्ष होने के बाद आपने पढ़ा होगा कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में कितने हैं, 16 महाजनपदों की चर्चा है। तो एक बार उसके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जो है विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला जो है आपका ये क्या हो गया, अंग नाम का एक महाजनपद हो गया। अब ये वर्तमान में कहाँ पे है, ये आपका उत्तरी बिहार, वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर ज़िले में ये महाजनपद स्थित है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये जो ज़िले हैं अंग के अंतर्गत आते हैं। अंग क्या है, महाजनपद का नाम है। जो मगध का पहले तो क्या हुआ कि अंग के जो राजा हैं उन्होंने क्या किया, मगध पर आक्रमण किया और मगध का कुछ क्षेत्र जीत लिया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि मगध के राजा बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया और अंग को मगध में मिलाया, जिससे मगध का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। अब इसकी जो राजधानी है वो क्या थी, चंपा। चंपा क्या है, चंपा एक नदी है, उसके नाम पर जो है इसकी अंग की राजधानी है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है इसका, मालिनी है। यहाँ के राजा क्या थे, भट्टिय ने मगध का कुछ भाग जीत लिया था। अभी मैंने आपको बताया है ना कि अंग ने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया, तो राजा कौन था आपका, भट्टिय था, ठीक है। फिर वो जीता, लेकिन फिर जब बिंबिसार ने भट्टिय पर आक्रमण किया तो वो हार गया और जो है अंग मगध में मिल गया, जिससे मगध का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। अब मगध, ठीक है, ये मैंने आपको भी इतना सारा भूगोल के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। इसकी जो पुरानी राजधानी है कौन सी है, आपके लिए गिरिव्रज, राजगृह, फिर बाद में बदल कर क्या हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है और धीरे धीरे का इसका क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ और एक वक्त चरम पर आकर इसने जो है अपना विस्तार रूप धारण कर लिया। अब दोस्तों हम तीसरे की बात करते हैं कि तीसरी राजधानी तीसरा महाजनपद कौन सा है आपका, वज्जी, ठीक है। ये कहाँ पे है आपका, उत्तरी बिहार, मुजफ्फरपुर जिला में 8 राज्यों का संघ था, ठीक है। उत्तरी बिहार मुजफ्फरपुर जिला में ये प्राचीन काल में महाजनपद हुआ करता था और ये जो था आपका 8 राज्यों का संघ था, ठीक है दोस्तों। अब काशी आपने सुना ही होगा कि बनारस, ठीक है, वाराणसी, सब एक ही चीज़ के नाम है। अब काशी, वाराणसी, ठीक है, यहाँ का जो राजा कौन हुआ करता था, राजा ब्रह्मदत्त हुआ करता था। अब कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर काशी को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अब हमारी जो
पांचवा जो महाजनपद है वो कौन सा है आपका? कौशल। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। और बुद्ध काल में जो इसका जो नाम था उसे हम क्या कहते हैं? साकेत भी कहते हैं। ठीक है, साकेत का जो प्रसिद्ध नाम है उसे कह लीजिए अयोध्या। अब बुद्ध काल में जो कौशल है उसके जो दो भाग थे, ठीक है, एक को हम क्या कहते हैं? साकेत कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? श्रावस्ती कहते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तरी भाग, ये इसके जो बुद्ध काल में दो भाग हुए थे, साकेत आपका अयोध्या हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया? श्रावस्ती हो गया। ठीक है, अब छठा आता है आपका मल्ल महाजनपद। ये कहाँ था आपका? पूर्वी यूपी के देवरिया ज़िले में था। अब इसमें जो दो संघ निवास करते थे वो कौन थे आपका? एक तो पावा थे आपके पडरौना, ठीक है, दूसरा आपके कुशीनगर कुशीनारा थे। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कस्या भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ के जो राजा कुश थे, कुश जातक नामक एक ग्रंथ में जिसका यहाँ के राजा का जो जिक्र मिलता है वो कौन थे? आपके ओक्काक नाम के राजा थे। ठीक है दोस्तों, ये कौन थे? आपके ओक्काक नाम के राजा थे। और सातवां जो आपका महाजनपद है ये आपका कौन सा है? वत्स। ठीक है, इलाहाबाद और बांदा के जो क्षेत्र हैं वो आपके वत्स के अंतर्गत आते थे। यहाँ की जो राजधानी है वो कौशाम्बी है। ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रमुख राजा हुआ वो कौन हुआ? उदयन। ठीक है, आपने उदयन के बारे में पढ़ा होगा ना, पितृहंता, कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महामुंड। तो तीसरे नंबर पे जो है उदयन आता है। अब आठवां आपका क्या हो गया? चेदी या चेती। ये आपका बुंदेलखंड के पूर्वी व उसके निकटवर्ती जो भी सारा क्षेत्र है वो सारा क्या आपका क्या कहलाता था? चेती या चेदी महाजनपद कहलाता था। अब इसकी जो राजधानी है वो क्या थी आपकी? श्रावस्ती थी। और महाभारत काल में शिशुपाल और जो है कृष्ण के बीच में जो है युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? कृष्ण ने शिशुपाल को पराजित कर दिया। और शिशुपाल का ही जो एक प्रसिद्ध नाम था जिसे हम क्या कहते हैं? उपचर। ठीक है, जैसे वशुवैश्य उपरिचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मैंने आपको लेक्चर में अभी बीच में भी बताया है कि ये जो है प्रसिद्ध नाम है। वैसे इन्हें वशु कहते थे, वैश्य के वशिया वशु वैश्य कह लीजिए। तो उस तरह से जो है इनके नाम का उच्चारण किया जाता है। अब नौवां कौन सा है आपका? कुरु, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, तीनों का जो क्षेत्र मिलाकर जो जनपद बनता था या महाजनपद बनता था वो आपका क्या था? कुरु नाम का महाजनपद था। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थी। ठीक है दोस्तों, और हस्तिनापुर। ठीक है, जो इसका जो है निकटवर्ती सारा क्षेत्र था और इसकी जो परिधि है लगभग वो 2000 मील के गोला आप लगा लीजिए, उस उतना जो सारा क्षेत्र था 2000 मील का वो सारा आपका कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब 10वां आप कह लीजिए, 10वां जो महाजनपद था वो कौन था आपका? पंचाल था। पंचाल कहाँ पे था आपका? रुहेलखंड के बरेली, बदायूं प्लस फारुखाबाद। ठीक है, ये जो सारा क्षेत्र था आपका ये आपका पंचाल महाजनपद था। ठीक है, उत्तरी पंचाल की जो राजधानी थी वो कौन सी थी आपकी? अहिच्छत्र। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी आपकी? कंपिलय। 11वां आपका क्या था? मत्स्य महाजनपद का नाम क्या है आपका? मत्स्य और मत्स्य महाजनपद। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे था आपका? जयपुर क्षेत्र में। ठीक है, जयपुर है वो आपका जयपुर में मत्स्य क्षेत्र है, वहाँ पे जो सारा क्षेत्र आपका बिलोंग करता था वो आपका क्या करता था? मत्स्य या मत्स्य महाजनपद को बिलोंग करता था। इसकी जो राजधानी है वो क्या थी आपकी? विराट नगर थी। और यहाँ पे एक विराट नाम का राजा हुआ करता था, उसी के नाम पे इनकी जो है राजधानी का नाम रखा गया है। अब 12वां अवंती। अवंती का जो क्षेत्र था वो पश्चिम तथा मध्य मालवा। ठीक है, आपने मालवा अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मालवा का पठार समझ में आ रहा है ना, तो वहाँ से लगा लीजिए। पश्चिमी तथा मध्य मालवा
जो सारा क्षेत्र था आपका, और यहाँ पे जो भी बसासत हुआ करती थी, ये सारा किसके अंतर्गत आता था? अवंती के अंतर्गत आता है। वर्तमान में आप कह लीजिए उज्जैनी का जो है कुछ भाग लगा लीजिए, और मध्य प्रदेश कह लीजिए इसे, ठीक है। इसकी जो राजधानी वो क्या थी आपकी? उज्जैनी थी। यहाँ के राजा क्या करते? परघोत, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया परघोत वंश। यहाँ के जो राजा थे आपके परघोत थे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता था आपको? लोहा जो है मगध में ज़्यादा मिलता था, और यहाँ पे अवंती में ज़्यादा मिलता था, जिससे यहाँ पे जो है अस्त्र शस्त्र जो है व्यापार का केंद्र बना, कृषि वगैरह, कृषि का जो है केंद्र बना, पशुपालन का केंद्र बना। तो इससे इन जो तथ्यों को, इन बिंदुओं के हिसाब से जो हम कह सकते हैं कि अवंती एक महत्वपूर्ण भौगोलिक जगह थी और एक महत्वपूर्ण राज्य था। अब 13वां क्या आ गया आपका? गंधार, ठीक है। वर्तमान में कहाँ पे है ये? पेशावर, रावलपिंडी और पाकिस्तान में ये स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी आपकी? तक्षशिला थी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना प्राचीन काल में जो तक्षशिला है वो क्या था? शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, व्यापार का भी केंद्र था। अब तक्षशिला का नाम तक्षशिला क्यों पड़ा? भरत का, अब रामायण में आपने पढ़ा होगा ना कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तो भरत का जो पुत्र था तक्ष, उसी के जो नाम पे इसकी जो यानी उस समय एक स्थल का नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? तक्षशिला। और उसी तक्षशिला को इसकी गंधार की राजधानी बनाया गया। अभी व्यापार प्लस शिक्षा यहाँ पे जो है एक केंद्र था, ठीक है। यहाँ के जो राजा थे कौन से थे? पुकुसाती या पुटकर सारीन, ठीक है, जिसके बिंबिसार से अच्छे संबंध थे। यानी बिंबिसार के समकालीन कौन सा राजा था यहाँ पे? राजा पुकुसाती या पुटकर सारीन, जो बिंबिसार के यहाँ पे समकालीन था। अब 14 कौन सा हो गया आपका? कंबोज, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में कहाँ पे? कश्मीर और काफिरिस्तान में। 14वां कंबोज में, यानी कि दक्षिण पश्चिम कश्मीर और काफिरिस्तान में। कौटिल्य जो है यहाँ पे जो है प्रसिद्ध, यानी उसका जो बचपन है, जवानी है वगैरह यही बीती। फिर वो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मगध की ओर जो है उसने प्रस्थान किया, ठीक है। तो वो था यहीं का, और उसने जो यहाँ पे है लोगों को जीविका जीने का जो है एक मार्ग भी दिया, जैसे कि अस्त्र शस्त्र बनाए, शिक्षा दी, ठीक है। तो ये जो सारा आपने सुना, ये अभी मैंने बताया ना कि तक्षशिला जो है सारा शिक्षा का केंद्र था, तो वो शिक्षा और व्यापार का केंद्र था, तो वो सारा यहीं से आता है। अब इसकी जो राजधानी है वो आपकी कौन थी? राजपुर हट्टक, जिसे हम कहते हैं। और यहाँ के जो घोड़े हैं वो जो है ताकतवर हुआ करते थे। तो ये जो कंबोज है वो अपने घोड़े की प्रसिद्धि के लिए भी जाना जाता था। अब 15वां जो है आपकी राजधानी वो महाजनपद कौन सा है आपका? 15वां महाजनपद है आपका सूरसेन, ठीक है। ब्रजमंडल क्षेत्र का जो सारा एरिया है आपका सूरसेन नामक महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी आपकी? मथुरा थी। यदु यादव वंश यहाँ पे जो है निवास करते थे, और यहाँ के जो प्रमुख राजा थे कौन थे आपके? श्री कृष्ण थे। दोस्तों यहाँ पे एक जो है फिर बाद में राजकुमार या आप कह लीजिए राजा आए, अवंतीपुत्र, ठीक है। यानी उनके अब अवंतीपुत्र का जो विवाह हुआ था वो किसका हुआ? नरेश प्रभुत की कन्या से हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब अंतिम जो आपका इसमें महाजनपद आता है वो कौन सा आता है? अशमक या अशवक आप कह लीजिए। ये कहाँ पे है आपका? गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये एक मात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? पोत्तन या आप कह लीजिए पोटली। अब दक्षिण भारत में स्थित है, तो इसकी जो स्थापना वो किसने की थी आपकी? इक्ष्वाकु वंशी ने की थी। यानी कि कुछ इक्वाशु वंशी नामक वंश हुआ करता था, उसके जो लोग थे उन्होंने इस जो
महाजनपद की है वो स्थापना की थी। यहाँ का कौन था आपका राजा? अरुण था। ठीक है। सबसे पहले फिर क्या हुआ कि आपका अशमक अवंती के बीच में युद्ध हुआ और अशमक जीत गया। ठीक है। फिर बाद में अवंती ने अशमक को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और आज हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा, यानी कि मगध का उत्कर्ष क्या हुआ, हमने उसके जो है अन्य कारण जो है जाने। ठीक है। मगध के उत्कर्ष में जिस तरह से राजाओं का योगदान रहा, थोड़ा सा हमने इसके बारे में जो है चर्चा करी कि थोड़ा ये देखा कि ये कहाँ से जो है आए। ठीक है। फिर कैसे चलेंगे, फिर अन्य राजा कैसे आएंगे। ठीक है। और फिर जो है हमने 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो है चर्चा की। तो आज हमने जो चर्चा करी वो क्या करी, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। ठीक है। जो राजा आए यहाँ पे किस तरह से आए हैं या फिर आएंगे, और 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करी। तो ये एक आप शॉर्ट जो है सारांश कह लीजिए कि आज के लेक्चर का। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।